अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मुदस्सिर इरशाद और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंटरप्राइज मैनेजमेंट को। आईसीएमए के करिकुलम में एंटरप्राइज मैनेजमेंट मैनेजरियल लेवल 1 का सब्जेक्ट है और जो करिकुलम हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली स्टडी स्कीम 2018 में से है और जो कि अपडेटेड की गई है 2023 में। तो एंटरप्राइज मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके कुछ रीजंस हैं। अगर आपको याद होगा, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट में हमने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट के 3 लेवल्स हैं, जिसमें से नंबर 1 है सेल्फ मैनेजमेंट, नंबर 2 है डिपार्टमेंटल या टीम मैनेजमेंट और नंबर 3 है एंटरप्राइज मैनेजमेंट। तो सेल्फ मैनेजमेंट में हम बेसिकली जो अपने से एसोसिएटेड जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं। जब हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट की तो उसका स्कोप सेल्फ मैनेजमेंट से ज्यादा वाइडर होता है, क्योंकि हम एक डिपार्टमेंट को मैनेज करते हैं। जैसे कि किसी डिपार्टमेंट का हेड, फाइनेंस मैनेजर्स की आप बात करें, मार्केटिंग मैनेजर्स की या प्रोडक्शन मैनेजर्स की, तो बेसिकली उनका जो रोल होता है वो उनके रोल से एसोसिएटेड जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना है। मगर जब हम एंटरप्राइज मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इट मींस के बेसिकली अब जो हमने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं वो एंटरप्राइज एज ए होल यानी पूरे के पूरे बिजनेस पे अप्लाई करने हैं। और डेफिनेटली जब हम पूरे बिजनेस की, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में ये स्कोप बहुत वाइडर होता है, क्योंकि इसमें इंटरनल एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं वो दोनों इन्वॉल्व होते हैं और इसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं, डिसीजन मेकिंग ज्यादा होती है, स्कोप बिजनेस का वाइडर होता है। तो जैसे कि आप देखते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मैनेजमेंट की पोजीशंस होती हैं, जैसे कि सीईओ की अगर हम पोजीशन की बात करें तो उस पोजीशन पे उनका रोल बहुत क्रिटिकल होता है, उनके डिसीजंस बहुत क्रिटिकल होते हैं, उनके स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग में रिसोर्सेज की एलोकेशन कर रहे होते हैं। तो इसलिए वो जो रोल प्ले करते हैं वहां पे वो एंटरप्राइज मैनेजमेंट का रोल है। जैसे अगर हम टेस्ला के सीईओ की एलॉन मस्क की बात करें तो इस वक्त वो एंटरप्राइज मैनेजमेंट कर रहा है, चाहे वो टेस्ला से रिलेटेड बहुत सारे जो डिसीजंस हैं या वो स्ट्रेटजीज है वो डिजाइन करता है, या वो प्रोडक्शन के जो मैटर्स हैं या एफिशिएंसी से रिलेटेड या कस्टमर की जो नीड है उससे रिलेटेड या प्रोडक्ट लाइन से रिलेटेड जो भी उसके डिसीजन है बेसिकली वो एंटरप्राइज मैनेजमेंट कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो एंटरप्राइज मैनेजमेंट की अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट की स्किल्स सिखाई जाती हैं और टॉप लेवल पे बैठने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पता हो। इससे पहले जैसे कि आप फाइनेंस में मुख्तलिफ फाइनेंस से रिलेटेड फंक्शंस पढ़ते हैं, मगर एंटरप्राइज मैनेजमेंट में आपको फाइनेंस से हटके जैसे अदर फंक्शंस हैं वो भी आपके स्कोप में फॉल इन करते हैं। अगर हम सिलेबस को यहाँ पे रिव्यू करें तो पूरा सिलेबस आपका 4 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है, जिसमें से पार्ट ए बेसिकली एंटरप्राइज एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, और ऑपरेशन मैनेजमेंट में इटसेल्फ व्हाट इज एंटरप्राइज उसकी डेफिनेशंस हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ अदर एस्पेक्ट्स हैं, प्रोडक्शन की मैनेजमेंट कैसे आपने करनी है, प्लांट या इंजन प्लांट की मेंटेनेंस है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल कैसे काम करता है, क्वालिटी मैनेजमेंट, और अगर आपने ओवरऑल प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो उसके क्या टूल्स और टेक्निक्स हो सकते हैं। जो सेकंड पार्ट है दैट इज अबाउट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ह्यूमन रिसोर्स का स्किलफुल होना, आपके विजन के साथ अलाइन होना और उनका एक इफेक्टिव रोल प्ले करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए सीईओ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी टीम को इस तरह बिल्ड करे, अपने से एसोसिएटेड पीपल उसके ऐसे हों जो उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में उस सीईओ की हेल्प कर सके। तो सीईओ ये सारे गोल्स कब अचीव कर सकता है? जब उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस के बारे में, उसके फंक्शनैलिटीज के बारे में पता हो। तो इसके अलावा मार्केटिंग मैनेजमेंट में बेसिकली कस्टमर नीड एनालिसिस से लेके कस्टमर को प्रोडक्ट की डिलीवरी और आफ्टर जो कंजम्पशन है उसके जो एक्सपीरियंस, इसकी सारे के सारे जितने भी प्रोसेस में स्टेप्स है उसकी मुझे मैनेजमेंट है कि आपने बेसिकली मार्केटिंग को इटसेल्फ कैसे मैनेज करना है, आपने सेल्स को कैसे मैनेज करना है, आपने अपने चैनल्स को कैसे मैनेज करना है। अच्छा, जो मुख्तलिफ आपने मार्केटिंग से रिलेटेड डिसीजन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है और प्रमोशन है, उससे रिलेटेड आपने डिसीजन मेकिंग करनी कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो एरिया कवर्ड होगा। और फाइनली एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को असेस और मॉनिटर करने के क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, कैसे इंटरनल और एक्सटर्नल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट और मैनेज कैसे किया जाए, ताकि देखा जाए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही डायरेक्शन में ग्रो कर रही है या नहीं कर रही। तो बेसिकली ये टॉपिक्स हैं जो इस सिलेबस में कवर हैं और आगे हर टॉपिक्स को अलग से सब टॉपिक्स में ब्रेक किया गया है, जहां पे एग्जामिनर आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेगा। अगर आईसीएमए के एंटरप्राइज मैनेजमेंट के सिलेबस की बात करूं, बहुत वाइडर है, जेनेरिक टर्म्स यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं, इसलिए एग्जाम में लाजमी नहीं है कि उसने जो मेंशन किया वो वही पूछेगा। वो किसी भी डोमेन में जाके आपसे क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि इतनी जेनेरिक टर्म में
कोई चीज की लिमिटेशन नहीं है। जैसे आप देखें यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर, नॉर्मली ये मार्केटिंग में अलग से सब्जेक्ट होता है, मगर यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि यहाँ पे ये मौजूद है। जो अगर इसके ऊपर मैं कमेंट करूं सिलेबस के ऊपर, तो मेरा अपना ख्याल है कि यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट जरूर होना चाहिए था इस टॉपिक में, इस सिलेबस में, क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है ये फ्यूचर की कंपेटिटिव एडवांटेजेस में शामिल है। और अगर आप देखते हो इस वक्त ग्लोबली जो बहुत सारे क्राइसिस हैं, इन्फ्लेशन हैं, तो वो सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से हैं, तो वो इसका पार्ट होना चाहिए था। तो इसमें से हर टॉपिक को हम वन बाय वन गो थ्रू करेंगे, हर चैप्टर इसमें से जो है वो हम उसको बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम इनके प्रैक्टिकल सिनेरियोज को समझें और आगे बढ़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।